आपकी आँखों में कुछ फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज ऐसे संगीतकार की बात करेंगे जिसे किसी एक कैटेगरी में, एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से मिक्स किया कि म्यूजिक का एक नया ही रंग सामने आ गया। उन्होंने साबित कर दिया कि संगीत सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं, हर चीज में बसता है। हर आवाज, हर साउंड एक संगीत कैसे बन सकती है, ये उन्होंने करके दिखाया। उनका म्यूजिक गुजरते समय के साथ ज्यादा पॉपुलर हुआ और ज्यादा पसंद आया। आप जानते हैं, ऐसा संगीतकार, क्रिएटिव, एक्सपेरिमेंटल सिर्फ एक ही था, राहुल देव बर्मन। म्यूजिक के साथ उनकी क्रिएटिविटी के बारे में अगर बात करनी शुरू करें तो बात शायद कभी खत्म ना हो। इतने कम समय में उनके बारे में सब कुछ बताया ही नहीं जा सकता। उनके बारे में कुछ खास बातें इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। आर.डी. बर्मन का जन्म 27 जून 1939 कलकत्ता में हुआ। पिता गायक और संगीतकार सचिन देव बर्मन त्रिपुरा की रॉयल फैमिली से थे। एक संगीतकार के रूप में एस.डी. बर्मन का कितना ऊंचा स्थान है आप जानते हैं। आर.डी. बर्मन की माताजी मीरा एक गीतकार थीं। राहुल देव बर्मन का निकनेम पंचम कैसे पड़ा, इसके पीछे कई कहानियां हैं। कुछ का कहना है कि बचपन में जब वो रोते थे तो उनकी आवाज इंडियन म्यूजिकल स्केल के 5वें सुर जैसी थी। कुछ का कहना है कि 5 अलग अलग तरह की आवाजों में रोते थे। ये भी कहा गया कि अशोक कुमार ने उनका नाम पंचम रखा, और ये भी कहा गया कि मन्ना डे ने उनका नाम पंचम रखा। पंचम दा ने फेमस सरोद प्लेयर अली अकबर खान और तबला प्लेयर समता प्रसाद से बाकायदा संगीत सीखा। इसके अलावा संगीतकार सलील चौधरी को भी अपना गुरु बनाया और अपने पिता सचिन दा के सहायक बनकर लंबे अरसे तक काम किया। फिल्म मेकर गुरुदत्त ने अपनी फिल्म राज में पंचम को पहला ब्रेक देने का फैसला किया था, जिसके 2 गाने रिकॉर्ड भी किए गए, पर वो फिल्म कभी बनी नहीं। उन्हीं दिनों फेमस एक्टर महमूद अली अपनी फिल्म के लिए सचिन दा को साइन करने गए। सचिन दा के पास उनकी फिल्म का संगीत तैयार करने का समय नहीं था। महमूद ने पंचम को अपनी फिल्म छोटे नवाब में संगीतकार बना दिया। छोटे नवाब फिल्म के संगीतकार पंचम दा थे, लेकिन म्यूजिक का अरेंजमेंट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। उस समय आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल बहुत अच्छे दोस्त थे। इन सब का ग्रुप अक्सर एस.डी. बर्मन के पास ही बैठा करता था। पंचम तो अपने पिता के सहायक थे ही, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल भी उनके म्यूजिशियन थे। आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की दोस्ती हमेशा कायम रही। इस पर एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका लिंक आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके बाद पंचम को कुछ और फिल्में मिली, पर पंचम अपनी सही जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस दौर के बड़े बड़े नामी संगीतकारों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उस दौर के सभी संगीतकार भारतीय क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड गाने ही ज्यादा बनाते थे। खुद पंचम दा के पिता सचिन दा दूसरे संगीतकारों से अलग अंदाज रखते हुए भी ज्यादातर उसी तरह का संगीत बनाते थे। ऐसे में अपनी कोई अलग पहचान बनाना पंचम के लिए काफी मुश्किल था। फिर एक मौका सामने आया जब पंचम को तीसरी मंजिल का म्यूजिक बनाने का मौका मिला। वो किस्सा आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। इसका लिंक भी आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन में भी है। जब तीसरी मंजिल के म्यूजिक से आर.डी. बर्मन ने फिल्म म्यूजिक को झंझोड़ दिया तो कुछ लकीर के फकीरों को इस बात से बहुत तकलीफ हुई। आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि 1967 की फिल्म चंदन का पलना का एक गाना था, ओ गंगा मैया पार लगा दे मेरे सपनों की नैया। म्यूजिक आर.डी. बर्मन, गाना राग जोगिया पर आधारित था। सुर सिंगार संसद अवार्ड फॉर बेस्ट क्लासिकल सॉन्ग इस गाने को देना था, पर फैसला करने वालों को लगा आर.डी. बर्मन के गाने को क्लासिकल अवार्ड देना शायद ठीक ना रहे। अपनी छोटी सोच के चलते उन्होंने ये अवार्ड आर.डी. बर्मन को नहीं दिया, पर आर.डी. बर्मन का म्यूजिक किसी भी अवार्ड का मोहताज नहीं था। 1968 की फिल्म पड़ोसन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिक बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि म्यूजिक कहानी और किरदारों से कैसे घुला मिला होना चाहिए।
सचिन पिलगांवकर ने बताया था कि बालिका वधू में जब मुझे कास्ट किया गया तो पंचम ने निर्माता शक्ति सामंत से कहा कि उस लड़के को मेरे पास भेजना। मैं पंचम से मिलने गया तो उन्होंने कहा बात करते जाओ, बोलते जाओ। खुद पंचम अपना हारमोनियम लेकर बैठ गए। मैं कुछ ना कुछ बोलता गया। फिर पंचम दा ने एक सुर पर हाथ रखा और कहा, ये सुर है, तुम्हारे बोलने में ये सुर ज्यादा लगता है। ऐसे संगीतकार थे वो। उस फिल्म का सदाबहार गाना आपको याद ही है, बड़े अच्छे लगते हैं। पूरी फिल्म को समझकर म्यूजिक तैयार करना पंचम की खासियत थी। अपने पिता से उन्होंने ये बात सीखी थी कि फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की क्या इंपॉर्टेंस है। बैकग्राउंड म्यूजिक के मामले में R.D. बर्मन से बेहतर कोई नहीं रहा। उस दौर में इंडिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज की क्राउड हिंदी फिल्मों का म्यूजिक नहीं सुनती थी या बहुत कम सुनती थी। R.D. बर्मन ने अपने म्यूजिक की वजह से उन्हें हिंदी फिल्मों का म्यूजिक सुनने की आदत डाल दी। उस दौर में ऐसा नहीं था कि हर घर में म्यूजिक सिस्टम हो, बड़े बड़े स्पीकर्स हों जहां लोग म्यूजिक सुने। लगभग सभी लोग फिल्म के अलावा रेडियो पर ही गाना सुनते थे। R.D. बर्मन ने इस बात का खास ध्यान रखा कि रेडियो पर सुनने में उनका गाना कैसा सुनाई देगा, कहीं म्यूजिक गायक की आवाज पर या गीत के लफ्जों पर भारी तो नहीं पड़ रहा। उनकी साउंड की शार्पनेस, क्लैरिटी बहुत कमाल थी। एक साज किसी दूसरे साज की आवाज को दबा ना दे, इस बात का ध्यान वो हमेशा रखते थे। वेस्टर्न स्टाइल का म्यूजिक उनका खास अंदाज माना गया, पर R.D. बर्मन ने जो प्योर इंडियन स्टाइल गाने बनाए हैं वो अपने आप में कमाल हैं। ब्रह्मानंद S. सिंह ने 2008 में R.D. बर्मन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, पंचम अनमिक्स्ड, जिसे 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आम जनता नहीं जानती। फेमस राइटर सचिन भौमिक ने बताया कि R.D. बर्मन और लक्ष्मीकांत एक बार दार्जिलिंग घूमने गए। वहां बंबई से कुछ लड़कियों का ग्रुप भी आया हुआ था। उनमें से कुछ लड़कियों ने उनका ऑटोग्राफ भी लिया। लगभग 6 महीने बाद पंचम को एक लड़की का फोन आया कि मैं आपको दार्जिलिंग में मिली थी, क्या आप रीगल सिनेमा आ सकते हैं? जेम्स बॉन्ड की फिल्म लगी हुई है गोल्ड फिंगर, वो देखते हैं। पंचम चले गए। सचिन भौमिक ने बताया कि हम लोग पंचम के घर पर इंतजार करने लगे। 1 घंटे के अंदर ही पंचम घर लौट आए। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ? पंचम ने बताया कि अजीब लड़की थी। हम लोग सिनेमा हॉल के अंदर गए, अपनी सीट्स पर बैठे। लड़की कहने लगी मैं अभी आती हूँ। वो उठ के चली गई, उसके बाद लौटी ही नहीं। सचिन भौमिक ने पंचम से कहा तुम्हें लड़के का नाम तो पता है? पंचम ने कहा रीटा पटेल। भौमिक ने कहा पटेल नाम से टेलीफोन डायरेक्टरी में जितने फोन नंबर हैं सबको कॉल करो, कहीं तो रीटा पटेल होगी। पंचम ने ऐसा ही किया। दूसरा नंबर ही ऐसा निकला जो फोन खुद रीटा पटेल ने उठाया। बात हुई तो पता चला कि रीटा की अपने दोस्तों के साथ शर्त लगी थी कि R.D. बर्मन को सिनेमा हॉल पिक्चर देखने बुलाऊंगी। खैर, बाद में R.D. और रीटा की मुलाकातें होने लगीं। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल उनकी मुलाकातों में मदद करते थे। R.D. बर्मन और रीटा पटेल की शादी हो गई। विकिपीडिया पर शादी का साल 1966 है। डॉक्यूमेंट्री में 1970 बताया गया है। पंचम के साथी भानु गुप्ता ने बताया था कि पंचम उन दिनों अपने काम में बहुत बिजी थे, पर उनकी पत्नी को घूमने का, तफरीह करने का बहुत शौक था। पंचम के पास इतना समय नहीं था कि अपना काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमते ही रहते। शायद ये कारण रहा कि उनकी शादी चली नहीं। 1971 में उनका तलाक हो गया। पंडित रोनू मजूमदार ने बताया कि R.D. बर्मन पंडित रविशंकर को बहुत मानते थे। अक्सर कहते थे उसमें छंद देखो, कौन सा सुर कहाँ से उठ रहा है। 1987 में R.D. बर्मन ने द लैटिन अमेरिकन इंडियन म्यूजिक एल्बम बनाई पेंटेरा, जो US में बहुत पॉपुलर हुई। पंचम के टीम मेंबर रंजीत गजमेर, जिन्हें कांचा कहते हैं, उन्होंने बताया कि मेरा स्लिप डिस्क हो गया था। 6-7 महीना मैं काम पर नहीं जा सका, पर पंचम ने मेरा सिटिंग का पैसा, ओवर टाइम का पैसा मेरे घर पर पहुंचाया। पंचम के एक और टीम मेंबर होमी मुल्लन ने बताया कि मैं खुद अपने हाथ से कांचा के घर पर पैसे पहुंचाने जाता था। 1980 में पंचम की शादी आशा भोसले से हुई, पर वो शादी बहुत छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग वाली ही थी। फिर जब पंचम का खराब समय आया तो उनके आसपास खड़े रहने वाले लोगों ने ही उनका साथ देना बंद कर दिया। सब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अगस्त 1992 में फिल्म फेयर से हुई बातचीत में पंचम ने बताया कि 1985 तक सब ठीक था। फिर लाइन से 27 ऐसी फिल्में फ्लॉप हुईं जिनमें मेरा म्यूजिक था। पर पंचम एक डिग्निफाइड इंसान थे। काम मांगने के लिए अपनी मर्यादा से नहीं गिर सकते थे। कोई चीटिंग, कोई धोखा नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने आप में सिमटते चले गए। फिल्म फेयर के उसी इंटरव्यू में पंचम ने बताया
कि सुभाष घई 2 फिल्में बनाने वाले थे। देवा के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया, राम लखन के लिए मुझे साइन किया। फिर मुझे एक दिन पता चला कि देवा बंद हो गई और राम लखन के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुभाष घई ने इतना भी नहीं किया कि ये बात मुझे बता देते कि मैं राम लखन में आपका नहीं लक्ष्मी प्यारे का म्यूजिक ले रहा हूँ। मुझे बिना बताए काम शुरू कर दिया। इस बात से मैंने बहुत अपमानित महसूस किया। कलाकार जितना गहरा हो उतना नाजुक सेंसिटिव होता है। अगर किसी कलाकार के मन पर थोड़ी सी ठेस लग जाए तो उसकी कला पर बहुत बुरा असर होता है। पंचम उस सिचुएशन में पहुंच गए थे। ऐसे में अगर सही मायने में किसी फिल्म मेकर ने हिम्मत दिखाई वो थे विद्यु विनोद चोपड़ा। जब 1942 ए लव स्टोरी की बात आई तब तक आर.डी. बर्मन ऑलमोस्ट इंडस्ट्री से आउट हो चुके थे। ऐसे में विद्यु विनोद चोपड़ा ने पंचम का कॉन्फिडेंस जगाया और उसके बाद पंचम ने ऐसा म्यूजिक बनाया कि अपने जाने से पहले बता दिया कि वो क्या थे। दुख की बात यह रही कि पंचम 1942 ए लव स्टोरी के म्यूजिक की कामयाबी नहीं देख पाए। जैसा कि बताया कि पंचम भी अपने पिता की तरह ही थे, किसी निर्माता की किसी स्टार की चमचागिरी नहीं करते थे। अवार्ड्स के बारे में शुरू से ही जो हेराफेरी होती रही उससे पंचम हमेशा दूर रहे। 16 बार पंचम को फिल्म फेयर अवार्ड्स का नॉमिनेशन मिला, सिर्फ 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें हासिल हुआ, सनम तेरी कसम, मासूम और गुजर जाने के बाद 1942 अ लव स्टोरी के लिए। आर.डी. बर्मन के संगीत से सजे बहुत गानों के लिए गायकों को अवार्ड्स मिले। आर.डी. बर्मन इकलौते ऐसे संगीतकार हैं जिनके सबसे ज्यादा गाने रीमिक्स हुए हैं। पंचम का म्यूजिक समय से बंधा हुआ नहीं है, टाइमलेस है, हर बार ताजा और आज का म्यूजिक लगता है। आज की जनरेशन अगर किसी पुराने संगीतकार के गाने ज्यादा सुनती है तो वो हैं आर.डी. बर्मन। उनके बारे में इतना कुछ है कि किसी एक प्रोग्राम में बताया ही नहीं जा सकता। उनके जन्मदिन पर उनके अमर म्यूजिक को सलाम करते हुए ये एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।